हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिखा। आपको हेडिंग देखकर ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि आज हम किस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा मेन टॉपिक है मानव अधिकार आयोग, जिसके अंतर्गत हम अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राज्य स्तरीय मानव अधिकार आयोग पर डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम जानेंगे क्या होते हैं मानव अधिकार। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या जानेंगे कि मानव अधिकार क्या होते हैं। अगर हम संयुक्त राष्ट्र के अनुसार देखें तो संयुक्त राष्ट्र ने बहुत ही सिंपल डेफिनेशन दी है इसकी। संयुक्त राष्ट्र ने बहुत ही सिंपल डेफिनेशन दी है और संयुक्त राष्ट्र के अनुसार ये अधिकार जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म या किसी अन्य आधार पर भेदभाव किए बिना सभी को प्राप्त होते हैं। तो आप भी देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने बहुत ही सिंपल डेफिनेशन में ये चीज़ क्लियर करी है कि मानव अधिकार क्या होते हैं। तो वे अधिकार जाति, लिंग, ये अधिकार जो हैं जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म या फिर किसी अन्य आधार पर भेदभाव किए बिना सभी को प्राप्त होते हैं। मानव अधिकारों में मुख्यतः जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी और यातना से मुक्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, काम तथा शिक्षा का अधिकार शामिल है। तो मानव अधिकारों में मुख्यतः जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार मतलब आपको जीने का अधिकार है और आपको पूरी स्वतंत्रता दी गई है इसके लिए। गुलामी और यातना से मुक्ति का अधिकार मतलब आपको कोई आपको गुलाम बना के नहीं रख सकता और ना ही किसी तरीके की आपको चोट पहुंचा सकता है। तो गुलामी और यातना से मुक्ति का अधिकार। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मतलब जैसे कि आप कहीं भी अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। काम एवं शिक्षा का अधिकार, आपको वर्क करने और शिक्षा पाने का भी पूरा अधिकार है। तो इस तरीके से ये जो अधिकार हैं ये मानव अधिकारों में शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कोई भी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के इन अधिकारों को प्राप्त करने का हकदार होता है। कोई भी व्यक्ति जो है वो बिना किसी भेदभाव के इन अधिकारों को प्राप्त करने का हकदार होता है। नेल्सन मंडेला के अनुसार, नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं ये देखिए। तो नेल्सन मंडेला के अनुसार लोगों को उनके मानव अधिकारों से वंचित करना उनकी मानवता को चुनौती देना है। नेल्सन मंडेला के अनुसार लोगों को उनके मानव अधिकार से वंचित करना उनकी मानवता को चुनौती देना है। यहाँ पर हम जानेंगे मानव अधिकारों का इतिहास, कैसे मानव अधिकारों को वैश्विक स्तर पर सुरक्षा प्रदान की गई। ठीक है, तो हम देखेंगे 1946 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ने एक वैश्विक स्तर पर एक आयोग का गठन किया। 1946 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक और सामाजिक परिषद ने वैश्विक स्तर पर एक आयोग का गठन किया जिसे मानव अधिकार आयोग कहा गया। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी श्रीमती एलेनोर रूजवेल्ट ने। तो इसकी अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एलेनोर रूजवेल्ट इसकी अध्यक्ष थी। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा जो है एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा मतलब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स UDHR एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में अपनाया गया था। जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में अपनाया गया था। तो आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब आता है? 10 दिसंबर को। ठीक है, और इसको कहाँ पे अपनाया गया था? सबसे पहले पेरिस में। इसको सबसे पहले पेरिस में अपनाया गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे मानव अधिकारों के इतिहास में यह महत्वपूर्ण घोषणा है क्योंकि इसके द्वारा ही पहली बार मानव के अधिकारों को सुरक्षित करने का प्रयास किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे हर साल 10 दिसंबर को UDHR की सालगिरह के रूप में मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। मतलब हर साल 10 दिसंबर को UDHR मतलब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की सालगिरह के रूप में 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। और इसकी स्थापना कब हुई थी अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस की? 10 दिसंबर 1948 को। ठीक है, और हर साल ये अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। और इसकी शुरुआत सबसे पहले कहाँ में हुई थी?
पेरिस में हुई थी। इसकी शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? पेरिस में हुई थी। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे 1991 में पेरिस में हुए संयुक्त राष्ट्र की बैठक ने सिद्धांतों का एक समूह, जिन्हें पेरिस सिद्धांतों के नाम से जाना जाता है, तैयार किया, जो आगे चलकर राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं की स्थापना और संचालन की नींव साबित हुआ। ठीक है, तो कहाँ पे हुआ था? 1991 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक हुई थी और इसमें सिद्धांतों का एक समूह, जिन्हें पेरिस सिद्धांतों के नाम से जाना जाता है, तैयार किया गया था, जो आगे चलकर राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं की स्थापना और संचालन की नींव साबित हुआ। मतलब प्रत्येक देश में, प्रत्येक राष्ट्र में मानवाधिकार आयोग की स्थापना का जो है मेन जो है नींव साबित हुई थी। ठीक है, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट, इन्हीं अधिकारों का अनुसरण करते हुए, मतलब ये जो अधिकार थे, ये जो सिद्धांतों का, ये जो पेरिस में जो सिद्धांत जो दिए गए थे मानव अधिकारों के ऊपर, तो इन्हीं अधिकारों का अनुसरण करते हुए भारत में मानव अधिकारों में अधिक जवाबदेही और मजबूती लाने के उद्देश्य से मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 बनाया गया। देखो 1991 में पेरिस में बैठक हुई थी और उसके 2 साल बाद ही 1993 में, ठीक है, 1993 में क्या हुआ था? इन्हीं अधिकारों का अनुसरण करते हुए भारत में मानव अधिकारों में अधिक जवाबदेही और मजबूती लाने के उद्देश्य से मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 बनाया गया था। ठीक है, तो 2 साल बाद ही, जब पेरिस में बैठक हुई थी उसके 2 साल बाद 1993 में क्या किया गया था? मानव अधिकारों को मजबूत करने के लिए, उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 बनाया गया था। यह अधिनियम सभी राज्य सरकारों को भी राज्य अधिकार आयोग बनाने का अधिकार देता है। और ये जो अधिनियम है, ये वाला जो अधिनियम है, ये अधिनियम जो है सभी राज्य सरकारों को भी राज्य में राज्य मानव अधिकार आयोग बनाने का अधिकार देता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस तरीके से इसको सुरक्षित किया गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मतलब वैश्विक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर। यहाँ पे हम जानेंगे मानव अधिकार परिषद के बारे में। तो मानव अधिकार परिषद क्या है? मानव अधिकार परिषद एक अंतर सरकारी निकाय है। ये एक अंतर सरकारी निकाय है जिसका गठन 15 मार्च 2006 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा किया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा इसका गठन किया गया था। तो मानव अधिकार परिषद एक अंतर सरकारी निकाय है जिसका गठन 15 मार्च 2006 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा किया गया था। इसे पूर्व में रहे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के स्थान पर लाया गया था। इसे पूर्व में जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग था उसके स्थान पर इसे लाया गया था, मानवाधिकार परिषद को। यह पूरी दुनिया में मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी है। इसी के साथ साथ यह संस्था मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच भी करती है। मतलब ये जो संस्था है ये पूरी दुनिया में मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी है और साथ ही साथ यह संस्था मानवाधिकारों के उल्लंघनों की जांच भी करती है। इसके पास मानवाधिकार से जुड़े सभी महत्वपूर्ण मुद्दे और विषयों पर चर्चा करने का अधिकार है। मतलब मानव अधिकार परिषद के पास मानवाधिकार से जुड़े सभी महत्वपूर्ण मुद्दे और विषयों पर चर्चा करने का अधिकार है। यह परिषद संयुक्त राष्ट्र महासभा में चुने गए 47 सदस्य देशों से मिलकर बनी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में कितने देश शामिल हैं? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में टोटल 193 सदस्य देश शामिल हैं। ठीक है, तो अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में टोटल कितने देश शामिल हैं, तो उसमें टोटल 193 देश शामिल हैं। और इनमें से ही जो 47 जो इसके सदस्य देश हैं, इनमें से ही जो कुछ 47 सदस्य देश हैं, इनसे मिलकर बनी है क्या है? मानवाधिकार परिषद। इनसे मिलकर क्या बनी है? मानवाधिकार परिषद। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र महासभा के कितने देशों से मिलकर बनी है? तो वो कितने देशों से मिलकर बनी है? 47 सदस्य देशों से मिलकर बनी है। तो आपको ये याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में टोटल कितने देश हैं? 193 इसमें देश हैं टोटल। ठीक है, और वहीं इसके कितने देशों से मिलकर मानवाधिकार परिषद बनी है? तो इसके 47 सदस्य देशों से मिलकर मानवाधिकार परिषद बनी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 28 सितंबर 1993 को राष्ट्रपति द्वारा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 अध्यादेश जारी किया गया। कब? 28 सितंबर 1993 को। तो 28 सितंबर 1993 को राष्ट्रपति द्वारा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 अध्यादेश जारी किया गया और इसके द्वारा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? 12 अक्टूबर 1993 को। और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 10 दिसंबर 1948। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद 8 जनवरी 1994 को यह विधेयक अधिनियम बन गया। तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद 8 जनवरी 1994 को ये जो विधेयक था वो अधिनियम बन गया। तो देखो, ये अधिनियम के तहत ये कानून या ये आयोग का निर्माण किया गया था अधिनियम के तहत, इसलिए हम इसे बोलेंगे एक सांविधिक निकाय। ये किस प्रकार का निकाय था? यह एक स्वतंत्र सांविधिक निकाय था, ठीक है। और संवैधानिक निकाय क्या होता है? जहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ पे भी जिक्र दिया रहता है, अगर आयोग का मेन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर जिक्र दिया रहता तो वो कहलाता संवैधानिक निकाय। पर यहाँ पे ये अधिनियम के तहत ये आयोग का निर्माण किया गया, इसलिए ये क्या कहलाएगा? सांविधिक निकाय, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा? नई दिल्ली में। यह संविधान द्वारा दिए गए मानव अधिकारों जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार आदि की रक्षा करता है और उनके प्रहरी के रूप में कार्य करता है। लास्ट हम देखेंगे यहाँ पे, इस आयोग के फर्स्ट अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे और इसके वर्तमान अध्यक्ष HL दत्तू हैं। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? HL दत्तू। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 3 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 3, तो आप ये याद रखना, 1993 की धारा 3 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाता है। यहाँ पे हम बात करेंगे NHRC की संरचना की, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की संरचना। तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे अध्यक्ष। तो इसमें अध्यक्ष के पद पर कौन नियुक्त होगा? जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है या फिर रहा हो। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे सदस्य। तो इसमें सदस्य पूर्णकालिक सदस्य रहेंगे और पदेन सदस्य रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्णकालिक सदस्यों की। तो पूर्णकालिक सदस्यों में एक सदस्य जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है या फिर रहा हो, फिर एक सदस्य जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या फिर रहा हो, और 2 सदस्य ऐसे होंगे जो मानव अधिकारों से संबंधित विषयों का ज्ञान या फिर व्यवहारिक अनुभव रखते हो। तो 2 सदस्य इसमें कैसे होंगे? जो कि मानव अधिकारों से संबंधित विषयों का ज्ञान या फिर व्यवहारिक अनुभव रखते हो। तो हमने देखा पूर्णकालिक सदस्य में हमने कितने सदस्य देखे? 4 सदस्य। अब हम पदेन सदस्य की बात करेंगे। तो पदेन सदस्य के अंतर्गत हम देखेंगे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष, दिव्यांग जनों संबंधी मुख्य आयुक्त। तो हमने देखा कि पदेन सदस्य में टोटल कितने सदस्य हैं? 7 सदस्य हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे यहाँ पे मुख्य कार्यपालक अधिकारी। तो एक जो है वो मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा, जो क्या होगा? महासचिव होगा, ठीक है। तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी के तौर पर एक महासचिव होगा, और ये जो है भारत सरकार के सचिव की रैंक का अधिकारी होता है। ये जो है भारत सरकार के सचिव की रैंक का अधिकारी होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा कि इसमें एक सदस्य होता है, एक अध्यक्ष होता है, ठीक है, एक अध्यक्ष होता है, और इसमें सदस्यों में पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। तो 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, और पदेन सदस्य कितने होते हैं? तो 7 यहाँ पे हमने देखे पदेन सदस्य, और वहीं पर इसमें मुख्य कार्यपालक अधिकारी के तौर पर महासचिव रहता है, ठीक है। तो ये थी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की संरचना। यहाँ पे हम बात करेंगे NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की। तो इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय कमेटी की सिफारिश पर की जाती है।
तो इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय कमेटी या फिर समिति की सिफारिश पर की जाती है। और इस कमेटी में कौन कौन रहते हैं, तो इस कमेटी के सदस्य कौन कौन रहेंगे, तो इसमें अध्यक्ष के तौर पर प्रधानमंत्री रहते हैं। और वहीं इसके अगर हम सदस्यों की बात करें तो इसके सदस्यों में लोकसभा का अध्यक्ष, गृह मंत्री, लोकसभा का विपक्ष का नेता, राज्यसभा का विपक्ष का नेता और राज्यसभा का उपसभापति शामिल होते हैं। तो आप इसमें ये वाला पॉइंट अच्छे से नोटिस करना, राज्यसभा का उपसभापति दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो राज्यसभा का कभी कभी 4 ऑप्शन जब दिए रहते हैं तो उसमें राज्यसभा का सभापति लिखा आता है, तो आपको उसको देखना है ध्यान से, ठीक है। तो राज्यसभा का उपसभापति। तो इस तरीके से हमने देखा कि इसमें अध्यक्ष के तौर पर प्रधानमंत्री रहते हैं और सदस्यों के तौर पर लोकसभा के अध्यक्ष, गृह मंत्री, लोकसभा का विपक्ष का नेता, राज्यसभा का विपक्ष का नेता और राज्यसभा का उपसभापति। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ होगा? नई दिल्ली में। और वहीं हम इसके अगर अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल की बात करें तो इसके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष की अवधि या फिर 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, 3 वर्ष की अवधि या फिर 70 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो। और वहीं इसके अध्यक्ष और जो सदस्य हैं सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार या फिर राज्य सरकार के अधीन किसी और नियोजन के पात्र नहीं होंगे। तो इसके अध्यक्ष और सदस्य जो हैं वो सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी और नियोजन के पात्र नहीं होंगे। त्यागपत्र, तो इसके अध्यक्ष और सदस्य अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देंगे। तो ये अपना त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को। वहीं अगर हम इनके निष्कासन की बात करें, इसके अध्यक्ष और सदस्यों के निष्कासन की अगर बात कही जाए तो राष्ट्रपति द्वारा साबित कदाचार या फिर असमर्थता के आधार पर उच्चतम न्यायालय में जांच सिद्ध हो जाने के बाद इसे इसके पद से हटाया जा सकता है। मतलब अगर उच्चतम न्यायालय में जांच सिद्ध होने के बाद इन पर कदाचार या असमर्थता का आरोप साबित हो जाता है तो इनको राष्ट्रपति द्वारा इनके पद से हटा दिया जाएगा। या फिर दिवालिया घोषित होने पर या फिर अपनी पदावधि के दौरान पद के कर्तव्यों के अतिरिक्त कोई अन्य लाभ का पद धारण करने पर या फिर मानसिक और शारीरिक अक्षमता के आधार पर, कारावास में दंडित होने पर जो राष्ट्रपति की राय में अनैतिक हो। तो इस प्रकार हमने देखा कि इनको इनके पद से किस तरीके से निष्कासित किया जा सकता है। यहाँ पे हम NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते और सेवा शर्तों की बात करेंगे। तो इनके वेतन भत्ते और सेवा शर्तें जो भी पहले से विहित होंगी वही होंगी। और एक बार अगर पद पर नियुक्त होने के बाद इनके वेतन भत्ते और सेवा शर्तों में कोई भी लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। मतलब अगर ये एक बार पद पर नियुक्त हो जाते हैं तो इनके वेतन भत्ते और सेवा शर्तों में कोई भी लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। मतलब इनके वेतन में बढ़ोतरी तो की जा सकती है परंतु किसी भी प्रकार की कटौती या फिर कमी नहीं की जाएगी। फिर हम यहाँ पे देखेंगे वार्षिक रिपोर्ट। तो यह आयोग जो है अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत करेगा। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको देगा? केंद्र सरकार को देगा। और केंद्र सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह इस रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखेगी। और केंद्र सरकार क्या करेगी? इस रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखेगी। तो ये जो आयोग है ये अपनी रिपोर्ट आयोग जो है अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत करेगा और केंद्र सरकार इस रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखेगी। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में डिस्कस करेंगे।